रिव्यूअर्स, आप लोगों के माइंड में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहती है और वो कन्फ्यूजन कौन सी है? ऐसे राइटिंग की कन्फ्यूजन। और ये आज बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से वाइप आउट होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना प्रैक्टिकली ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि आज के बाद आप लोगों के माइंड में इसका एक ऐसा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बैठने वाला है कि शायद ही आपने कभी किसी टीचर से पढ़ा हो। और आज का ये वीडियो अगर किसी ने मिस किया, स्किप किया या अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया तो मेरे ख्याल से वो अनफॉर्चुनेट ही रहेगा इन दिस रिगार्ड। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसे किस तरह के आते हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप्स के ऐसेज आते हैं। सबसे पहले आपने क्लासीफाई करना है कि ये ऐसे जो मुझे दिया गया है ये कौन सी टाइप में फॉल करता है। उसके बाद उसकी पैराग्राफिंग, उसके बाद उसमें आपने किस तरह आर्ग्यू करना है वो बाद की बात होती है। सबसे पहले तो आपने समझना होता है, कैटेगराइज करना होता है कि ऐसे है कौन सी टाइप का। आपके पास डिफरेंट एसेस होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसेस होते हैं, नैरेटिव एसेस होते हैं, एक्सप्लेनेटरी एसेस होते हैं, एनालिटिकल एसेस होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस होते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड एसेस होते हैं। तो इन तमाम कैटेगरीज में से आपके पास कौन सा ऐसे है? फॉर इंस्टेंस, अगर आपसे डिमांड किया गया है राइट अबाउट योर स्कूल, तो ये डिस्क्रिप्टिव एसेस में आ जाएगा। मतलब आप अपने स्कूल को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में आप रूम्स के बारे में, चेयर्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, उसके पूरी ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन है और आप इसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे। दूसरा है आपके पास एनालिटिकल ऐसे, जिसमें टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी एनालिसिस बेस्ड होता है। फॉर इंस्टेंस, आपसे डिमांड किया जाता है एनालाइज द करंट सिचुएशन और द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपसे डिमांड किया गया है कि इस सिचुएशन को एनालाइज करो कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में पॉलिटिकली। तो यहाँ पे आपसे एनालिसिस मांगा जा रहा है कि आपने सिचुएशन को एनालाइज करना है, आपने इसके बिट्स एंड सिमिलर इश्यूज़ को देखना है, हाईलाइट करना है कि पॉलिटिकली हमारा कंट्री किस तरह चल रहा है। फिर थर्ड नंबर पे आपके पास आता है एक्सप्लेनेटरी एसेज। एक्सप्लेनेटरी एसेज में आप लोगों से कोई ऐसी डिमांड की जाती है कि आपको कोई पॉइंट दिया जाता है, आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और आप उसको एक्सप्लेन करते जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक इट सिंपल, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। आपसे पूछा गया है कि आप इनकी अहमियत बताएं, इम्पोर्टेंस बताएं। तो आपने क्या करना है, उसकी इम्पोर्टेंस डिस्क्राइब करते जाना, एक्सप्लेन करते जाना, ये इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस है। इस तरह आप क्या करते हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हो। फिर आपके पास इस तरह आर्ग्यूमेंटेटिव कोई ऐसे आ जाता है, वो इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, आपसे डिमांड किया जाता है इज़ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी द बिगेस्ट इशू ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ से आपसे आर्ग्यूमेंट डिमांड कर रहा है कि आप आर्ग्यू करो इसके ऊपर। तो आपने इसको प्रूव करना है कि वाकई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो डियर व्यूअर्स, इस तरह प्रॉब्लमेटिक एसेज भी होते हैं जिनमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज़ आपसे डिमांड किए जाते हैं। फिर उसमें पॉलिटिक्स के बारे में एसेज आपके पास आ जाते हैं या फिर आपके पास सोशल इश्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। सो इसी तरह बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। और हाँ, लास्टली आपके पास नैरेटिव एसेज भी होते हैं। नैरेटिव एसेज ऐसे एसेज होते हैं जिनमें आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछे जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या हुआ तो आपसे कौन सा ऐसे डिमांड किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है राइट एन ऐसे ऑन द अनफॉरगेटेबल इवेंट दैट हैज़ टेकन प्लेस इन योर लाइफ। तो यहाँ पे आपने नरेट करना है उस स्टोरी को, उस वाक़े को जो कि आपकी ज़िंदगी में हो चुका है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नरेट कर रहे हो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नरेट कर रहे हो स्टोरी टाइप में। ठीक है, तो इस तरह की आपके पास कैटेगरीज़ हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले एसेस की प्री राइटिंग टेक्निक्स को अब समझते हैं एसेस की टाइप्स और कैटेगरीज़ को डिस्कस करने के बाद। तो डियर व्यूअर्स, मैंने आपको एसे के तमाम टाइप्स बता दिए कि किस तरह एसेस आते हैं एग्ज़ाम्स में। अब हम प्री राइटिंग टेक्निक्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके फ़ौरन बाद हम ऐसे को प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाले हैं कि आपके ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपके ऐसे में पैराग्राफ आपने कैसे लिखना है, प्रैक्टिकली आप लोगों को बताने वाला हूँ आज। और ये बहुत ही सिंपली बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले प्री राइटिंग टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं तो आप एग्ज़ाम्स में अनस्टॉपेबल,
इनविंसिबल बन जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन पेपर उनको हैंड ओवर किया गया, वो उसी टाइम बस जैसे पहला सवाल पढ़ा या दूसरा पढ़ा या 2-3 सवालात पढ़े, उसके बाद वो अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं क्वेश्चंस को। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं या जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आप उन पे प्री राइटिंग टेक्निक्स अप्लाई करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 15-20 मिनट आपने ये प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस का मवाद आपके रफ़ पेजेस में पढ़ा होता है। फिर आपने वो पॉइंट्स उठा के देख के आपने जो है एक्सप्लेन करने होते हैं, डिस्कस करने होते हैं। तो इस तरह क्या होता है, आप पेपर के बीच में यू विल नॉट रन शॉर्ट ऑफ कंटेंट और इन्फॉर्मेशन। तो प्री राइटिंग टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको बताता हूँ। फॉर इंस्टेंस हम एक कोई ऐसे ले लेते हैं, उसके बारे में कम्प्लीटली प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा पॉलिटिकल इशू पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट है। इसी तरह करप्शन, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का करप्शन है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी नहीं है, वो सेकंड थर्ड पे आता है। तो फॉर इंस्टेंस डियर व्यूअर्स, हम टॉपिक ले लेते हैं, इज़ करप्शन द बिगेस्ट इशू ऑफ पाकिस्तान, और फॉर इंस्टेंस द करप्शन बिगेस्ट इशू ऑफ पाकिस्तान। तो इस टॉपिक के ऊपर हम प्रैक्टिकली प्री राइटिंग टेक्निक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। प्री राइटिंग टेक्निक्स में आपके पास डियर व्यूअर्स होता है, आप क्वेश्चन रेज करते हो उस टॉपिक के ऊपर जो आपको दिया गया है। मतलब करप्शन के बारे में आप क्वेश्चंस क्रिएट करना शुरू करें। व्हाट इज़ करप्शन, हाउ इट स्प्रेड्स, व्हाई डज इट स्प्रेड, और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते जाएंगे। जस्ट यू थिंक फॉर सम सेकेंड्स, और जैसे ये क्वेश्चंस क्रिएट हो गए, ये रफ पेज पे लिख लें। उनके आंसर्स फ्रेज फॉर्म में नीचे लिखें कि इस वजह से करप्शन फैलती है, इस वजह से करप्शन फैलती है, और इस तरह करप्शन फैलती है, और करप्शन ये है इलेजिटिमेट यूज़ ऑफ अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन्स। सो मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन तभी आएगी जब आप उसको क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक हो गया। अगला पॉइंट है, आप क्या करते हो, तमाम की तमाम स्मॉलर बिट्स में आपके माइंड में कुछ बातें आ रही होंगी। आप सोशल ऑब्जर्वेंट तो हैं, माशरे में आपने जो जो मतलब अनहोनियाँ देखी हैं, या इलेजिटिमेट या इलीगल एक्शंस, डीड्स, बिहेवियर्स ऑफ ऑफिशियल्स देखे हैं ऑफिसेज़ में, कहीं इदारों में, या कहीं आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तो वो वाली आपके माइंड में एक स्कीमा बना होता है नॉलेज का, एक प्रायर नॉलेज आपके माइंड में ऑलरेडी होती है। उस नॉलेज के आप फ्रेजेस बना लें, और स्मॉलर छोटे छोटे फ्रेजेस में आप वो इन्फॉर्मेशन लिख लें। फॉर इंस्टेंस आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, हाई कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस, फॉर इंस्टेंस ऑफिसेज़ में और इंस्टीट्यूशंस में ब्राइबरी की डिमांड, रिश्वत की डिमांड, फॉर इंस्टेंस। या फिर आपके माइंड में आता है कोई आयत आती है रिश्वत के लिहाज से, फॉर इंस्टेंस अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार। ये आपके माइंड में जैसे ही आ गई, या इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आएंगी, तो वो आप उसी टाइम लिख लें शेटर्ड फॉर्म में, मतलब स्केटर्ड फॉर्म में, एट 6s and 7s, जहाँ जो भी आपके माइंड में आ रहा है करप्शन से रिलेवेंट, रफ पेज पे लिख लें ये चीज़ें। ये आपको आगे चल के जब आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे, वहाँ पे आपका माइंड 2-4 पैराग्राफ करने के बाद, लिखने के बाद ब्लैंक हो जाता है, टेब्यूला रासा हो जाता है। तो फिर क्या करोगे आप, डेफिनेटली रुक जाओगे ना, माइंड हैंग हो जाता है, एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। तो ये जब पॉइंट्स लिखे होंगे, फिर तो आपके रेडीमेड पॉइंट्स पड़े होते हैं, वो यहाँ से उठा के आपने एज अ रेफरेंस भी यूज़ करने हैं, आपने उनको एक्सप्लेनेशन देना होता है, बस वही पॉइंट्स आपने यहाँ पे उठाने होते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त डिफेंस मैकेनिज़्म है कि आप अपने पहले बुलेट पॉइंट्स जो भी आता है वो रफ पेजेस पे लिख लें। होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन डियर व्यूअर्स, आउटलाइंस नहीं, आउटलाइन आपने जो ऐसे आपने लाजमी लिखना होता है, तो उसके आउटलाइन लिखें तो ये एक अच्छा इमेज छोड़ता है। अगर आपका ऐसे 500 वर्ड्स का डिमांड किया गया है, मोस्टली जो भी PCS के एग्ज़ाम्स होते हैं, या लेक्चरशिप के एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं 16 के, तो ये सारे के सारे 450 वर्ड से 500 वर्ड्स या 600 वर्ड्स, नायब तहसीलदार में भी, इन सारों में 500 to 600 वर्ड्स लिमिट होती है। तो इसमें भी आप लोगों से डिमांड किया जाता है कि आउटलाइन के साथ आप ऐसे लिखें। और यहाँ पे आपने बहुत सारे आउटलाइन नहीं लिखने हैं, कुछ लिखने हैं, क्योंकि वर्ड लिमिट आपको जो दी गई है उसको वायलेट ना करें, थोड़ा करें, ज़्यादा ना करें, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो डियर व्यूअर्स, आपने आउटलाइन जैसे बनाने हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक ऐसे है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, एक करप्शन एक इशू है, प्रॉब्लम है, तो लिहाजा आपने पहला टर्म लिखा आउटलाइन, उसके बाद आपने लाजमी लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके नीचे आएगा फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन, मतलब वो
एक हिसाब से एक वर्ड लिखेंगे ना काजेस, ये एक हिसाब से नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। काजेस, इम्पैक्ट, सॉल्यूशंस, दैट्स अ चाइल्ड लाइक राइटिंग। आप जाएं किसके लिए? फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन मीन्स काजिंग। दूसरा जो आपका मेन हेडिंग होता है वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करप्शन। फिर आप लिखेंगे फीजेबल मेजर्स, मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। ये नहीं लिखें सॉल्यूशंस, फीजेबल मेजर्स। या फिर आप लिखें टेंजिबल स्टेप्स, ठीक। फिर उसमें आप कुछ सॉल्यूशंस लिखेंगे लाजमी, फिर लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। ये आपका आउटलाइन का एक थोड़ा सा फॉर्मेट है। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन में कौन कौन से आप आउटलाइन लिख सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हैं। टॉप पे आता है आपका लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये आपका एक बुलेट पॉइंट है, मतलब काजिज्म का एक बुलेट पॉइंट ये बनता है आपका। दूसरा आएगा लो सैलरीज। तीसरा आएगा अनरेगुलेटेड फंडिंग्स और अनरेगुलेटेड बजट्स। और चौथा आप एक लगा लें लेक ऑफ मॉरल वैल्यूज़ दैट पाकिस्तानीज हैव नॉट बीन ग्रूम्ड विद। अच्छा, जैसे ये काजेज़ वाले बुलेट पॉइंट्स 3-4 आपने लिख लिए, उसके बाद आपने इम्पैक्ट्स लिखने हैं, वो भी 3-4 लिख लें, क्योंकि वर्ड लिमिट आपके पास 600 है, तो 500 से 600 तो आप ज़्यादा आउटलाइन ना बनाए तो बेहतर है। तो काजेज़ में 3-4 लिख लें या 2-3 लिख लें, फिर इम्पैक्ट्स में भी 3-4 लिख लें। तो आप इम्पैक्ट्स में क्या लिखेंगे? डाइस फंक्शनल इंस्टीट्यूट्स। डेफिनेटली करप्शन होगी तो इंस्टीट्यूशंस तो तबाह होंगे ही। सबसे पहला इम्पैक्ट तो इंस्टीट्यूशंस पे ही होगा। प्रमोशन ऑफ ब्राइबरी एंड नेपोटिज्म और ब्राइबरी भी बढ़ेगी। लोग रिश्वत लेंगे और अपने रिश्तेदारों को जॉब्स देंगे, क्योंकि माहौल ही ऐसा गर्म हुआ है कि जहाँ पे करप्शन बहुत आम हो चुकी है। थर्डली बॉर्जियोनिंग पावर्टी का बढ़ना। एंड लास्टली लो डेवलपमेंट, और कंट्री में डेवलपमेंट भी नज़र नहीं आएगी। उसके बाद आप सॉल्यूशंस लिखें। सॉल्यूशंस में क्या क्या आएंगे? इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी होगी तो करप्शन वाइप आउट हो सकती है। गारंटीइंग मेरिटोक्रेसी, मेरिट को बहाल किया जाए, अगर मेरिट होगी तो डिज़र्विंग लोग आएंगे। एजुकेटिंग द मासेस, और लोगों को जो एजुकेट किया जाए, सही मानों में नॉलेज दी जाए, अच्छी तालीम दी जाए, मॉरल एजुकेशन दी जाए, फॉर इंस्टेंस एथिकल एजुकेशन दी जाए, तो इससे भी उनमें अवेयरनेस आ सकती है, वो करप्शन से अवॉइड करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर लेंगे। तो डियर व्यूअर्स, ये आप सॉल्यूशंस लिख लिए आपने, बुलेट पॉइंट्स में आपने काजेस इम्पैक्ट्स लिख लिए। अब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ आपने इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखना होता, ना ही आपने काजेस के बुलेट पॉइंट्स बाद में लिखने होते हैं, क्योंकि आपने आउटलाइन में पहले ये सारी चीज़ें दे दी हैं। उसी तरतीब के साथ अभी पैराग्राफ्स लिखना स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन का मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। डियर व्यूअर्स, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका आता है हुक सेंटेंस। हुक सेंटेंस के बहुत सारे नेम्स हैं। आप हुक सेंटेंस को एक आई कैची स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, या आप पहला सेंटेंस जनरल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, कोई भी नॉन स्पेसिफिक, मतलब डायरेक्ट करप्शन को हिट नहीं करो, कोई ऐसी बात करो जो कि बाद में जाके करप्शन पे ही ठहरे। तो फिर आप जनरल स्टेटमेंट के साथ आप अपना टॉपिक स्टार्ट करें, या आई कैची स्टेटमेंट लिखें, या सरप्राइजिंग हुक सेंटेंस लिखें जो कि हैंग करे, आपकी सारी बातों को एज अ हैंगर काम करे, जैसे कपड़े लटकाते हो आप हैंगर में। तो आपने हुक सेंटेंस, या फिर आप एनेक्डोट का इस्तेमाल कर सकते हो, शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो लिख लें। शॉर्ट स्टोरी वो जाके करप्शन पे बात ठहरे, फिर करप्शन स्टार्ट करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये बहुत तरीके हैं हुक सेंटेंस इस्तेमाल करना, आई कैची स्टेटमेंट या जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट लेना। आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट से भी स्टार्ट ले सकते हो, करप्शन से ही स्टार्ट ले सकते हो अपना टॉपिक सेंटेंस, जिसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, उससे भी स्टार्ट ले सकते हो। लेकिन बेहतर ये है कि जनरल स्टेटमेंट आई कैची स्टेटमेंट के साथ चलें और फिर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ आएँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आइए हम स्टार्ट लेते हैं करप्शन के ऊपर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का। लेकिन ये तो मैंने बताया कि ये पहला स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट क्या है, हुक सेंटेंस, जनरल स्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट वो भी बता दूं, फिर उसके बाद कंप्लीटली पैराग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हो, करप्शन की तरफ, टॉपिक सेंटेंस की तरफ जाते हो अगर आप जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट लेते हैं। करप्शन के बारे में एक स्टेटमेंट दे दिया, फिर एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस, मतलब उसी टॉपिक सेंटेंस को थोड़ा सा बलून करो, थोड़ा सा और इलाबोरेट करो, जिसको हम इलाबोरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। फिर उसके बाद आप काजेज, इम्पैक्ट्स, सॉल्यूशंस के ऊपर 1-2 स्टेटमेंट्स लिखो। काजेज लिख लिए, फिर उसके बाद इम्पैक्ट्स लिख लिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस भी दे दिए। तो लिहाजा आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हाईलाइट करता है पूरे आउटलाइन को। ठीक हो गया। आउटलाइन सारे के सारे 1-1, 2-2 सेंटेंस में आप हाईलाइट करते जाओगे। पहले काजेज एक स्टेटमेंट में, फिर इम्पैक्ट्स एक स्टेटमेंट में, फिर
सॉल्यूशंस, और लास्ट में एक थीसिस स्टेटमेंट लगा दो। नॉन स्पेसिफिक थीसिस स्टेटमेंट लगाते हो आपकी मर्जी है, स्पेसिफिक थीसिस स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत तो वैसे नहीं पड़ेगी। आपने प्रैक्टिकली अभी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सुनना है, फिर देखो कैसे आप लोगों को इस चीज़ का कंप्लीट अंदाज़ा लग जाता है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी। हाँ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया करो। अगर नेरेटिव ऐसे तो उसमें कर लो, कोई इशू नहीं है, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे इसमें भी कर दो अगर आप करना चाहते हो। तो आइए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ प्रैक्टिकली समझते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? करप्शन, द बिगेस्ट इशू ऑफ पाकिस्तान। सो आइए, पहला सेंटेंस आपका जनरल स्टेटमेंट, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप जिससे भी स्टार्ट करें। जनरल स्टेटमेंट, IKG स्टेटमेंट, एनेक्डोट से स्टार्ट करें, व्हाट्सोएवर। द वर्ल्ड इज़ नॉट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। Some countries are faced with wars while the others are trapped in racism. मतलब दुनिया प्रॉब्लम्स में फंसी हुई है। कोई रेसिज्म में फंसा हुआ है तो फिर कोई किसी और प्रॉब्लम में, कोई जंगों में। तो मतलब हमारा मुल्क भी किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार तो होगा। पाकिस्तान, तो चलें अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान इज़ आल्सो नॉट एग्जेम्प्ट फ्राम वेरियस प्रॉब्लम्स, बट द ग्रेवेस्ट ऑफ ऑल इज़ करप्शन। तो ये जो मैंने अभी लास्ट में सेंटेंस बोला, ये टॉपिक सेंटेंस है। पाकिस्तान इज़ आल्सो फेस्ड विद करप्शन विच इज़ इट्स बिगेस्ट इशू। तो ये टॉपिक सेंटेंस था, ठीक है। अभी इसके एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस एक दो देख लेते हैं, फिर उसके बाद काजेज, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस हाईलाइट हो जाएंगे, देख लेना आप लोग। टॉपिक सेंटेंस की तरफ आ गए, जनरल स्टेटमेंट से हम टॉपिक सेंटेंस की तरफ आ गए। अब हम एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस समझ लेते हैं, देख लें। सिंस द इंसेप्शन, कॉमा लगा लें तो बेहतर है, यहाँ पे एक फ्रेज है, सिंस द इंसेप्शन Pakistan has been witnessing corruption in a wide way. फुल स्टॉप लगा लें भाई। यहाँ पे अब हम काजेस की तरफ जाएंगे। The factors pushing the land of peers into the dark ditch of corruption are multifaceted. फुल स्टॉप लगाएं। These are, यहाँ पे आप कॉलन्स, यहाँ पे आप कॉलन्स लगा सकते हैं, दीज आर, क्योंकि इसके बाद हम लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बताने वाले हैं ना। तो लिस्ट बताने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग कॉलन्स लगाते हैं यहाँ पे। तो दीज आर lack of accountability, low salaries, unregulated funding and also lack of moral values। वही चार जो मैंने आउटलाइन में बताए वही यहाँ पे लगाए। तो एक स्टेटमेंट लिखा, काजे सारे यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए। तो इंट्रोडक्शन आपके ऐसे की समरी ही होती है, तो उसमें आपने वही चीज़ें हाईलाइट करनी होती हैं जो कि आगे चल के पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो लिहाजा ये आपका काजेज हो, ये आपके काजेज हो गए। अब हम थोड़ा इम्पैक्ट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स has led the beloved country towards a thorny path where its every field is bleeding desperately। थोड़ा सा लिटरेरी है, क्योंकि अगर लिटरेरी बंदा लिख रहा है, अगर आप लेक्चरशिप के लिए लिख रहे हैं तो ये लिटरेरी बनाना पड़ेगा आपने थोड़ा सा। मतलब मिर्च मसाले तो आपने यूज़ करने पड़ेंगे ताकि थोड़ा सा लगे कि यार इसके पास डिक्शन है, वर्ड्स हैं, वोकैब है, तो उसका अच्छा इस्तेमाल भी किया है उस बंदे ने, ताकि इंटरेस्ट बढ़े पढ़ने वाले की भी, उसको भी तो मज़ा आए थोड़ा बहुत। ओके, then the ghastly impacts of corruption are reflected by the destabilized and dysfunctional institutions, promotion of bribery, nepotism and poverty and low development। देखें जी, आपके impacts भी यहाँ पे हाईलाइट हो गए। अभी आप solutions की तरफ जाएंगे, किस तरह? आइए। However, every problem has its solution too. Similarly, corruption can also be wiped out if some tangible steps are taken. These steps can be, अब आप वही solutions बताएं जो कि आउटलाइन में लिखें। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने से अभी नए आउटलाइन में हैं ही नहीं वो लिखने हैं, नहीं, जो आउटलाइन में हैं वही लिखने हैं भाई, ठीक है। Ensuring accountability, guaranteeing meritocracy, increment of salaries and educating the masses अबाउट इट्स हीनस इम्पैक्ट्स। तो ये आपके सॉल्यूशंस भी हो गए। तो लिहाजा हम अभी कंक्लूजन की तरफ भी जाएं, कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख के जान छुड़ाएं अपनी। तो आइए कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। इन दिस वे द कंट्री कैन कम बैक फ्रॉम द पाथ ऑफ बैकवर्डनेस। अभी ये बात कंप्लीट हो गई। अब हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लगा लेते हैं। नॉन स्पेसिफिक थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट ब्रीफेस्ट समरी होती है पूरे ऐसे की, कि पूरा ऐसा है किस चीज़ के बारे में। आपको इस एक स्टेटमेंट से पता लग जाएगा कि पूरे का पूरा ऐसे करप्शन, उसके काजेज, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस के ऊपर है। देख लो ये स्टेटमेंट, अभी ये थीसिस स्टेटमेंट है।
Corruption takes its roots from various causes and impacts the country badly. However, it is a fixable issue if some feasible measures are exercised. तो देखें ये बता रहा है ना काजेज इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशन, तो ये थीसिस स्टेटमेंट के तौर पे मैंने इस्तेमाल किया। आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कंप्लीट हो गया प्रैक्टिकली। अब हम किसी एक बॉडी पैराग्राफ को भी डिस्कस कर लें ताकि आप लोगों को बॉडी पैराग्राफ समझने में दिक्कत ना हो कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका तो स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया, तो चलिए बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर भी आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, उसके बाद कभी उलझन ही नहीं होगी। सारे बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, समझ रहे हो। तो आइए किसी एक आउटलाइन को उठा के हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। और हाँ, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर पहले बता देता हूँ आप लोगों को। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है आपके बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर टॉपिक सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस, फिर उसके बाद कोई एक रेफरेंस लगाओ। रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, प्रोवर्ब लगा सकते हो, कोटेशन लगा सकते हो, एग्जाम्पल लगा सकते हो अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो। और इसके बाद अगर आप चाहो तो किसी न किसी बुक का रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, वो भी काम चला लेगा आपका। तो आइए देखते हैं कि आपने किसी बॉडी पैराग्राफ को किस तरह ऑथेंटिकेट करके स्ट्रेंथेंड करके लिखना है। तो आइए एक समझते हैं। मैं बॉडी पैराग्राफ डिस्कस करने वाला हूँ डाइसफंक्शनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, मतलब करप्शन से इंस्टीट्यूशन कैसे डिस्टेबलाइज होते हैं, डाइसफंक्शनल बन जाते हैं, रद्दी बन जाते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। पहला टॉपिक सेंटेंस, करप्शन पैरालाइजेज इंस्टीट्यूट्स। देखें मैंने डायरेक्टली जो है टॉपिक सेंटेंस के साथ ही स्टार्ट किया, बुलेट पॉइंट के साथ। करप्शन डिस्टेबलाइजेज या पैरालाइजेज इंस्टीट्यूट्स। अब मैंने एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस, एक दो स्टेटमेंट, इन्हीं स्टेटमेंट को घुमा फिरा के लिखने हैं। वो किस तरह, आइए देख लें। The greatest assassinator of institutional functionalism is corruption. It disfigures the institutes slowly and gradually. देखिए मैंने कुछ स्टेटमेंट्स वही लिखे घुमा फिरा के, ये एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस इलाबोरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। तो अभी मैंने एक रेफरेंस भी लगाना है, कोट वगैरह देख लेते हैं। तो शाह वलीउल्लाह ने करप्शन के बारे में एक बात कही है, तो उसकी बात को यहाँ पे कोट इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि मेरी बात थोड़ी सी सॉलिड, वैलिड, ऑथेंटिक हो जाए। तो उसने क्या कहा, शाह वलीउल्लाह राइटली सेज, उसके फ़ौरन बाद कॉमा लगाएं। अभी उसकी बात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें, क्योंकि उसकी बात आपने इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक हो गया, उसी के एक्चुअल वर्ड्स हैं। शाह वलीउल्लाह सेज कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, करप्शन इज लाइक अ कैंसर विच डिस्टेबलाइजेज द होल बॉडी इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम या टाइमली। तो उसने ये बात कही कि अगर करप्शन एक ऐसा कैंसर है, कैंसर की तरह की एक बीमारी, अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो पूरे जिस्म में फैल जाता है और पूरे के पूरे जिस्म का कबाड़ा कर देता है। तो लिहाजा करप्शन भी इसी तरह ही है कि वो पूरे मुल्क का कबाड़ा कर देती है। तो लिहाजा ये बात मेरी अभी शाह वलीउल्लाह के थ्रू स्ट्रॉन्ग हो गई। अब मैं कंक्लूडिंग सेंटेंस की तरफ जाऊँगा ताकि बात कंप्लीट हो जाए। तो मैं क्या कहूँगा, सीइंग द करंट सिनेरियो इन पाकिस्तान, शाह वलीउल्लाह's quote or saying befits here. Institutes doubtlessly become destabilized owing to corruption. So dear viewers, ये आपका बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है। टॉपिक सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस, आउटलाइन ही टॉपिक सेंटेंस होता है, ठीक है, हर पैराग्राफ का। उसके बाद उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करो, फिर एक रेफरेंस, एग्जांपल वगैरह लगाओ, उसके बाद उसको कंक्लूड करो कि डाउटलेसली, नो डाउट, it is proved, does, whatsoever you use, the concluding connectors are there that you can use. So तमाम के तमाम बॉडी पैराग्राफ्स ऐसे ही होंगे। आउटलाइन उठाओ, टॉपिक सेंटेंस के तौर पे यूज़ करो, एलाबोरेट करो, एक रेफरेंस लगाओ, कंक्लूड करते जाओ, और इस तरह पूरा ऐसे लिखा जाएगा। बाकी रहेगा आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ अगेन समरी होती है पूरे ऐसे की, जिसमें आपने अगेन वही इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना होता है, लेकिन फिर से वही नॉन स्पेसिफिकली या स्पेसिफिकली आप उन्हीं इश्यूज़ को वही रिफ्रेम करके लिख सकते हो, और यही आपके पूरे ऐसे की फिर से वही रिफ्लेक्शन ही होती है। टॉपिक सेंटेंस होगा उसमें भी, ठीक है, करप्शन के ऊपर, फिर उसमें आप काजेज, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशन को थोड़ा सा हाईलाइट करो, वाकई पाकिस्तान इन चीज़ों से गुजर चुका और ये इश्यूज़ हो रहे हैं, और फाइनली आप उसको कंक्लूड करें। तो इस तरह आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ये मैंने बहुत जल्दी से आप लोगों को बता दिया, वैसे होता भी इसी तरह ही है तकरीबन। तो डियर व्यूअर्स, आपको आज ऐसे सही मानों में समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पसंद करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। खुश रहिए, आबाद रहिए, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।